पहला आता है हाइड्रोग्राफ। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्चार्ज फ्लो होता है इनसाइड द रिवर। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज अगेंस्ट द टाइम एंड रिप्रेजेंट फ्लो वेरिएशन एट ए गिवन साइट एंड गिव पीक फ्लो एंड इम्पोर्टेंट फॉर डिज़ाइन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जो हाइड्रोग्राफ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए। ये पीक फ्लो देता है और ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो वेरिएशंस ऑफ साइट पे। पहली टर्म आती है हाइड्रोग्राफ्स के इंट्रोडक्शन के अंदर, आइसोलेटेड स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। ये क्या होता है? जनरली ये सिंगल पीक्ड होता है। ये शो करता है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डिस्चार्ज एंड इसको सिंपल हाइड्रोग्राफ भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोग्राफ रिस्पॉन्स। Hydrograph response of the catchment to the rainfall input which is consist of the surface runoff, interflow और base flow। अब बात करते हैं यहाँ पर components of the hydrograph के बारे में। हाइड्रोग्राफ के components कौन कौन से होते हैं? ये एक हाइड्रोग्राफ है, इसमें टाइम वर्सेस डिस्चार्ज के बीच में हाइड्रोग्राफ बन रहा है इसमें। तो अब इसको देख लेते हैं एक एक करके कि ये कैसे बन रहा है। ये जो राइजिंग कर्व है, ये जो है इसके कर्व के अंदर राइजिंग कर्व ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ये रिसेशन कर्व ऑफ हाइड्रोग्राफ है और ये हाइड्रोग्राफ है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ की। पहला आता है राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब कितने कहाँ से कहाँ तक होता है? इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये राइजिंग लिम्ब है। ये क्या करती है? ये इन्फ्लुएंस बाय द स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला आता। दूसरा आता फॉलिंग लिम्ब्स। फॉलिंग लिम्ब का पोर्शन कौन सा है? डी ई पोर्शन डी ई, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज कॉल्ड फॉलिंग लिम्ब। इसको डिफ्लेक्शन कर्व भी बोला जाता है या रिसेशन लिम्ब भी बोला जाता है। ये शेप मोस्टली अफेक्टेड बाय द कैचमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किससे होती है? कैचमेंट प्रॉपर्टीज से ये मोस्टली अफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट आता है क्रिस्ट सेगमेंट, जिसे BCD बोला जाता है। ये है क्रिस्ट सेगमेंट। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट B एंड पॉइंट D। सरफेस फ्लो कंट्रीब्यूशंस कीजेस आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। Tail of the recession limb occur after the inflection points and remaining flow represent the withdrawal from the catchment storage। नेक्स्ट आता है क्रेस्ट। ये पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रन ऑफ। एरिया ऑफ ABCD रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली रन ऑफ को। नेक्स्ट आता है सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ्स में क्या आता है? ये एक डायरेक्ट रन ऑफ कंट्रीब्यूशंस होता है, जिसमें ये स्टार्ट होता है पॉइंट A से और एंड होता है E तक। नेक्स्ट बात करते हैं T। ये बेस पीरियड्स ऑफ द आइसोलेटेड स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ्स होते हैं। TB बराबर क्या होता है? टाइम ऑफ पीक होता है। TP के क्या होता है? टाइम ऑफ पीक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ होता है। D बराबर जो होता है वो टाइम पीरियड्स ऑफ द स्टॉर्म होता है। अब बात करते हैं मल्टी पीक्ड हाइड्रोग्राफ के बारे में। ये अकर कब होता है? जब सेकेंड टर्म स्टार्ट बिफोर केस ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ द फर्स्ट स्टॉर्म। इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है? ये मल्टी पिक्ड हाइड्रोग्राफ इसके अंदर फॉर्म्ड होता है। मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ्स अकर व्हेन the second storm start before keys of direct runoff storms। Okay, if the catchment two storms occur such a way the second storm start before the keys of direct runoff the first storms। ये जो इसके अंदर जो मल्टी पीक वाला आता है ना, जिसे हम 3 पीक बोलते हैं, इसका डायग्राम इस तरीके से होता है कुछ। This is C1,
दिस इज C2, दिस इज C3। पहला आता है ऐसे, ऐसे, देन ऐसे। और ये इनसे मिलता है। ये टाइम वर्सेस डिस्चार्ज के होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ। कौन कौन से फैक्टर है जो फ्लड हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करता है? जो फ्लड हाइड्रोग्राफ्स होता है वो शो करता है स्ट्रीम फ्लो ड्यू टू ए स्टॉर्म ओवर ए कैचमेंट्स एंड दिस इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म स्टडी ओनली। फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स आर ग्रुप्ड इन। पहला आता है फिजियोग्राफिक फैक्टर, दूसरा आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें क्या आते हैं, बेसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे शेप हो गई, साइज हो गई, स्लोप हो गया, नेचर ऑफ वैली हो गई, एलिवेशन हो गया, ड्रेनेज डेंसिटी होगी। नेक्स्ट आता है इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हो जाएगा लैंड यूज्ड एंड कवर, सॉइल टाइप्स एंड जियोलॉजिकल कंडीशंस, लैक, स्वैम्प्स एंड अदर स्टोरेज। दूसरा आता है चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, क्रॉस सेक्शन, रफनेस, स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में। तो क्लाइमेट फैक्टर्स में क्या आता है, पहला आता है स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें अंदर प्रेसिपिटेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ स्टॉर्म्स और ट्रांसपरेशन इसी के अंदर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इफेक्ट ऑन हाइड्रोग्राफ के बारे में। जो पहला इसके अंदर आता है वो आ जाए राइजिंग लिम, जो करती है अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट फैक्टर। दूसरा आता है रेसेशन लिम, ये अफेक्टेड बाय द होती है फिजियोग्राफिक फैक्टर से। फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। तो शेप ऑफ कैचमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, शेप ऑफ कैचमेंट इन्फ्लुएंस बाय द कैचमेंट शेप्स। तो पहला आ जाता है इसमें शेप ऑफ कैचमेंट्स, ये वो फैक्टर्स है विच इज अफेक्ट द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। तो पहला आ जाता है इसमें शेप ऑफ कैचमेंट्स। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द कैचमेंट शेप influences time taken for the water to travel from remote part to the outlet and occur of the peak is affected and shape of hydrograph is also affected। तो इसमें जो पहला जो फिगर दे रखा है, फिगर क्या था इसका, ऐसा था, ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा था एंड दिस इज लाइक दिस। टाइम वर्सेस डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि कैचमेंट स्क्यू टू द लेफ्ट है, देन पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ अकर रिलेटिवली अर्ली हो रहा है इसके अंदर। दूसरा केस क्या आता है, डिस्चार्ज टाइम इसमें जो लिम्ब बन रहा है ना, आउटसाइड की तरफ बनता है ऐसे। तो इसमें बोल रहा है कि कैचमेंट स्क्यू टू द राइट एंड द पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ अकर रिलेटिवली लेट। नेक्स्ट बोल रहा है कि हाइड्रोग्राफ इज ए कॉम्प्लेक्स इन शेप एंड ड्यू टू कंपोजिट शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया। अगर यहाँ बात करें तो क्या हो रहा है इसमें जो हाइड्रोग्राफ का शेप है ये कुछ ऐसे था। दूसरा बात करते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करता है शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ का, वो होता है दूसरा साइज। इन स्मॉल कैचमेंट एरिया ओवरलैंड फ्लो प्रोडोमिनेंट ओवर द चैनल फ्लो एंड लैंड यूज्ड एंड रेनफॉल इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गली अफेक्ट द पीक फ्लड। इन लार्ज बेसिन चैनल फ्लो फेज मोर प्रोडोमिनेंट, इफेक्ट ऑफ लैंड यूज टू सप्रेस्ड। द टाइम बेस हाइड्रोग्राफ के बारे में बात करें तो लार्जर बेसिन लार्जर टाइम बेस होता है, स्मॉलर बेसिन स्मॉलर टाइम बेस होता है। तो इसके स्लोप की बात करते हैं। स्लोप में क्या होता है, रेसेशन लिम्ब रिप्रेजेंट डिप्लीशंस ऑफ द स्टोरेज। स्लोप हैज़ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन द रेसेशन लिम्ब। देन स्टीपर स्लोप इज ए क्विकर डिप्लीशंस ऑफ द स्टोरेज एंड स्टीपर असेशंस ऑफ द लिम्ब होता है।
एंड स्मॉलर देन द टाइम होता है। इन ए स्मॉल कैचमेंट्स overland flow relatively more important and steeper slope results in the large peak discharge. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। पहला आता है ड्रेनेज डेंसिटी। लार्ज ड्रेनेज डेंसिटी क्रिएट क्विक डिस्पोजल्स ऑफ द रन ऑफ एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रोनाउंस्ड पीक डिस्चार्ज। नेक्स्ट आता है लो ड्रेनेज डेंसिटी कैचमेंट। इसमें ओवरलैंड फ्लो इज प्रोडोमिनेंट एंड रिजल्ट्स इन हाइड्रोग्राफ विद द स्लोली राइजिंग लिम्ब होता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी ऑन द हाइड्रोग्राफ। पहला आता है ए हाई डेंसिटी हायर पीक डिस्चार्ज। दूसरा आता है लो डेंसिटी लोअर एंड ब्रॉडर हाइड्रोग्राफ्स। इसके लैंड्स यूज़ के बारे में बात करते हैं। वेजिटेशंस एंड द फ्रॉस्ट जो कवर होता है वो इंक्रीज करता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल कॉजेज रिटार्डेंस टू द ओवरलैंड फ्लो एंड रिड्यूस पीक फ्लो। नेक्स्ट आता है फ्लो कैचमेंट्स ऑफ द इक्वल एरियाज़ के लिए। तो पहला आता है अदर फैक्टर कीप आइडेंटिकल लाइक पीक डिस्चार्ज इज हायर फॉर कैचमेंट्स हैविंग लोअर डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वेजिटेबल कवर विच इज मोर प्रोमिनेंट इन ए स्मॉल एरियाज। लैंड यूज के बारे में बात करें तो लैंड यूज इन एन एरिया कवर्ड बाय द वेजिटेशन एंड द फ्रॉस्ट शोइंग इंक्रीज इन द इन्फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। That what is this? Increase infiltration capacity of soil, increase storage capacity of soil and causes retardance to the overland flow and reduce the peak. For two catchment equal area, other factors kept identical and peak discharge is higher for the catchments having lower density of the forest cover. In general, two catchments of the equal areas means keeping other factors being identical. The peak discharge higher for the catchment that has lower density of the frost cover. This is discharge, this is time. नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में। तो क्लाइमेट फैक्टर क्या बोलता है? क्लाइमेट फैक्टर करता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर अफेक्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ्स, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, डायरेक्शंस ऑफ द रेनफॉल मूवमेंट्स। नेक्स्ट आता है रेनफॉल इंटेंसिटी के बारे में। तो फॉर ए गिवन स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है जो पीक ऑफ सरफेस रन ऑफ होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के, एंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस रन ऑफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के। नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ जो होता है वो अफेक्टेड बाई होता है रेनफॉल इंटेंसिटी के। तो नेक्स्ट आता है स्मॉल रेनफॉल स्मॉल ड्यूरेशंस के वाली जो सेम वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल होता है इंक्रीज इन द रेनफॉल ड्यूरेशंस होता है एंड रिड्यूस करता है पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल के बारे में। डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल के बारे में बात करते हैं तो रेनफॉल डायरेक्शन टुवर्ड द आउटलेट एंड प्रोड्यूस लेफ्ट स्क्यू ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स। रेनफॉल डायरेक्शन अपोजिट टू द आउटलेट एंड प्रोड्यूस राइट स्क्यू ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स। नेक्स्ट बात करते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो ये कैचमेंट डिवाइड बाय द आइसोक्रोम्स होते हैं। आइसोक्रोम्स से जो वन जो होते हैं कि टाइम टी के लिए होता है ना। डायरेक्ट रेनफॉल आ गया ना इसमें, डायरेक्शंस ऑफ द राइट रेनफॉल है ये, रेनफॉल ड्यूरेशन है और रेनफॉल इंटेंसिटी है। तो क्लाइमेट फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? 3 है, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल ड्यूरेशन
एंड दिस थिंग्स। एंड फोर्थ नंबर पे कौन सा था, जो डायरेक्शंस ऑफ द रेनफॉल जो थी, if the rainfall direction is in the direction of outlet then it give left skew hydrograph, or if the rainfall direction in the opposite direction of the outlet then it give the right skew of the hydrograph। तो इसमें लिख रखा है कि rainfall direction toward the outlet to produce left skew, if rainfall direction opposite to the outlet, आउटलेट के अपोजिट ये किधर की साइड है तो ये स्क्यू डिसाइड करता है। उसके बाद में जो आइस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ऐसे ये कोई एक एरिया था, ठीक है, एंड दिस विल गो डाउन साइड्स ऑफ दिस। तो ये A1 हो जाएगा एरिया, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अब बात करते हैं आइसोक्रोम 1 के बारे में। यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है, टाइम t, यहाँ पर 2t, यहाँ पर 3t। तो अलग अलग आइसोक्रोम्स बन रहे हैं। और ये क्या था, इधर कैचमेंट आउटलेट, तो ये कैचमेंट आउटलेट के डायरेक्शन में, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये दे रखा कैचमेंट एरियाज जो मैंने बनाए A1, A2, A3, A4। और जो रेनफॉल इन एरिया 1 है वो क्या है, एरिया नियर टू द आउटलेट है, और जो पीक ऑब्टेंड है इमीडिएटली। रेनफॉल एरिया जो 4 है, ठीक है, वो एरिया फ्रॉम आउटलेट, एरिया विच इज़ फार फ्रॉम आउटलेट, एंड पीक ऑब्टेंड आएगा इसका लेटर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेनफॉल एरिया ऑन हाइड्रोग्राफ। तो रेनफॉल नियर द आउटलेट लेफ्ट स्क्यू ऑफ द हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, और जो रेनफॉल फार फ्रॉम द आउटलेट होता है ये लेफ्ट स्क्यू हाइड्रोग्राफ है, और ये राइट स्क्यू हाइड्रोग्राफ है जो फार फ्रॉम द आउटलेट है। इनका स्क्यू डायग्राम ऐसे बनेगा। ये जो है राइट स्क्यू है, राइट स्क्यू, ठीक है, और ये लेफ्ट स्क्यू है। इधर टाइम में इधर डिस्चार्ज, इधर टाइम में इधर डिस्चार्ज। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हाइड्रोग्राफ है, जो हाइड्रोग्राफ होता है सेगमेंट के अंदर, इसको राइजिंग लिम्ब, क्रेस्ट सेगमेंट और रिसेशन लिम्ब्स होते हैं। ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स थे डिटेल्स में अगर इनको देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका एक और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो 200, 300 और 400, 100, 200, 300, 400।
यहाँ पर टाइम है 17, 18, 19, 20, 21। अब इसके बीच में जो ये ट्रेस हो रहा है वो ये हो रहा है, ये एक टिपिकल शेप है। वन इन 1000 क्यूबिक्स। पहला आता है इसमें रेसेसिंग लिम्स के बारे में, सॉरी राइजिंग लिम्स के बारे में। तो इसको कंसंट्रेशन कर्व भी बोला जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन डिस्चार्ज ड्यू टू ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ द स्टोरेज। नेक्स्ट जो इसके अंदर फ्लो अकर होता है इन चैनल होता है, ओवर कैचमेंट सरफेस होता है। एज रेनफॉल कंटिन्यूस more flow from the distant part catch basin, more flow from distant part reaches basin outlet, and infiltration losses decrease with the time, runoff increase rapidly over the catchment. So under the uniform storm runoff increase rapidly with the time। ठीक है मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये कहना चाह रहा है the rising limb also known as concentration curve, which is represents increase in discharge due to gradual building up of storage in channel and over the catchment surface। फ्लो अगर कब होता है? इन चैनल्स के अंदर होता है, ओवर द कैचमेंट सरफेस के अंदर होता है। नेक्स्ट बोला है एज द रेनफॉल कंटिन्यू द मोर फ्लो फ्रॉम more and more flow from the distant part reach the basin outlet simultaneously. The infiltration losses also decrease with the time. Thus, under the uniform storm over the catchment, the runoff increase rapidly with the time. More flow from the distant part of the reach of the basin is outlet. Infiltration losses decrease with the time, and runoff increase rapidly over the catchments. नेक्स्ट आता है क्रेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना और चाहूँगा जो यहाँ नहीं लिखी गई थी। वो लिखी गई थी दिस इज रिप्रेजेंट इंक्रीज इन डिस्चार्ज ड्यू टू ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ स्टोरेज। दैट्स वाई फ्लो अकर। That's why flow occur in channel over the surface area. Next आता है crest segments. Crest segments क्या होता है? The crest segment is one of the most important part of hydrograph as it contain the peak flow. The point of inflection at the end of crest segment commonly assumed to mark the time at which surface inflow to the channel system is quizzes. सो जो क्रेस्ट सेगमेंट होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ से कंटेन करता है पीक फ्लो एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट द एंड ऑफ क्रेस्ट सेगमेंट्स।
So mark the time when surface inflow to channel system keysed. Next आता है recession limbs. Recession limbs extend from the point of inflection at the end of the crest segment to the commencement of natural groundwater flow. After the recession limb, the withdrawal of water occur from the storage built up in basin during the earlier phase of the hydrograph. तो ये एक्सटेंशन फ्रॉम कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट द एंड ऑफ क्रेस्ट सेगमेंट एंड एक्सटेंड्स अप टू, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है? कमेंसमेंट ऑफ नेचुरल ग्राउंड वाटर फ्लो. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिसेशन लिम्ब ये रिप्रेजेंट करता है विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोरेज बिल्ट ड्यूरिंग द अर्लियर फेज and starting point of recession limbs, that is point of inflection which is represent conditions of the maximum storage. नेक्स्ट बात इसमें जो आता है ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिपेंड्स इंटायरली वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स. द रिसेशन लिम्स इज इंडिपेंडेंट स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और ये डिपेंड करता है इंटायरली ऑन द वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स पर. तो द रिसेशंस ऑफ द स्टोरेज कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक QT इज इक्वल्स टू Q0 KR की पावर T एंड और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है QT Q0 E की पावर -80. जो QT है ये डिस्चार्ज एट एनी टाइम है. Q0 जो है वो डिस्चार्ज एट T टाइम 0 पर है. KR जो है वो रिसेशन कांस्टेंट है, वैल्यू लेस देन यूनिटी होती है और जो A बराबर होती है वो -ln KR होती है. नेक्स्ट आती है डिप्लीशन रेट ऑफ स्टोरेज के बारे में. तो जो ये जो Q रिप्रेजेंट द डिप्लीशन रेट ऑफ स्टोरेज, ये जो Q होता है ना ये वाला ये रिप्रेजेंट करता है. तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल ST डिवाइड बाई डेल T इज इक्वल्स टू QT और जो ST होता है ये स्टोरेज होता है एट एनी टाइम. एंड ST इज इक्वल्स टू होता है -Q डेल्टा T1. सो -Q0 E की पावर -80 डेल्टा T एंड ST इज इक्वल्स टू -Q0 E की पावर -80 और डेल्टा T हो गया. जो ST है ये स्टोरेज होता है एट एनी टाइम. ठीक है, 80 जो होता है T बराबर टाइम इन्फिनिट पे ST बराबर 0 होता है, C बराबर 0 हो जाता है. तो स्टोरेज इक्वेशंस क्या बन जाएगी आपकी? ये दोनों इक्वेशंस बन जाएगी. नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा इसमें QT इज इक्वल्स टू -ln KR ST और Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ST ही होता है. आपको ये याद रखनी है बस इतनी सी कि इसमें ST बराबर होता है Q0 बाई A की पावर ST बराबर Q0 बाई A E की पावर -80. ठीक है, दूसरा रखना QT बाई -ln KR. नेक्स्ट आता है वेस्ट फ्लो सेपरेशन. ये रहा आपका वेस्ट फ्लो सेपरेशन. इन मैनी हाइड्रोग्राफ एनालिसिस आगे से पढ़ेंगे.